हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मॉडर्न इंडिया का पेपर है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ Indian freedom struggle, which of the following was were the significant events that took place during the Lucknow session of 1916? तो फ्रेंड्स, लखनऊ सेशन जो है 1916 का, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनके बारे में आइए थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लखनऊ सेशन था आपका 1916 का, उसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था वो ये था कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपके अलग हुए थे सूरत सेशन में 1907 में, वो दोनों एक साथ आ गए थे लखनऊ सेशन के दौरान। तो ये सबसे पहला सिग्निफिकेंट इवेंट्स था जो कि लखनऊ सेशन 1916 के दौरान हुआ था। उसके बाद सेकंड सिग्निफिकेंट इवेंट वाज कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों भी एक साथ आए थे, यानी कि इन दोनों ने भी आपस में हाथ मिला लिया लखनऊ सेशन के दौरान। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था जो कि लखनऊ सेशन के दौरान हुआ था। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि सक्सेस नहीं हो पाया था वो ये था कि तिलक के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया था कि कांग्रेस को एक वर्किंग कमेटी अपॉइंट करना चाहिए जो कि डे टू डे अफेयर्स को की देखभाल करेगा और जो भी एनुअल सेशन में रिजोल्यूशन पास किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होगा वो भी वर्किंग कमेटी का होगा। तो ये एक प्रपोजल था, तिलक के द्वारा फॉरवर्ड किया गया था, लेकिन इनको जो भी मॉडरेट्स थे उनके द्वारा अपोज किया, इस प्रपोजल का अपोज किया गया था मॉडरेट्स के द्वारा, और इसलिए ये अपॉइंट नहीं हो पाया था उस लखनऊ सेशन के दौरान। तो फ्रेंड्स, अब इसके नीचे आपको इम्पोर्टेंट इस लखनऊ सेशन से रिलेटेड जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है उससे रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से इवेंट्स थे जो कि लखनऊ सेशन के दौरान ही हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए मुझे। अगर आप 10 अक्टूबर के लिए तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स और हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइए इसका आंसर। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब इस टेस्ट पेपर का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो उसमें आपको करेक्ट आंसर सबसे पहले बताऊंगा इस क्वेश्चन का, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आप एस्पायरेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं 10 अक्टूबर के लिए, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और भी वीडियोज़ लाएँ। आप जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है तो मन नहीं होता है वीडियो बनाने का, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार इज नॉट करेक्ट। तो फ्रेंड्स, इंटरिम गवर्नमेंट्स जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फॉर्म हुआ था उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट्स फॉर्मेशन वाज प्रपोज्ड अंडर द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था दैट वाज अंडर द कैबिनेट मिशन 1946। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग नेवर ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि इनिशियली मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं किया था इंटरिम गवर्नमेंट को, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने भी इंतरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था और मुस्लिम लीग के कई लीडर्स उसमें मिनिस्टर भी बने थे। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें नेवर लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग नेवर ज्वाइन द इंतरिम गवर्नमेंट। शुरुआत में इन्होंने ज़रूर ज्वाइन नहीं किया था, अपोज किया था इंतरिम गवर्नमेंट का, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग ने इंतरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था और इसके कई सारे लीडर मिनिस्टर भी बने थे। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, द वाइसरॉय एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि द वाइसरॉय एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही बात है और इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। और आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो आपका सिर्फ आंसर हो जाएगा 2। तो 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following statements is not correct with respect to the क्विट इंडिया मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, यानी इसमें भी आपको नॉट करेक्ट वाला ही ऑप्शन ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है, मेनी वायलेंट एक्टिविटीज़ वेयर विटनेस्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के थर्ड फेज में कई सारे वायलेंट एक्टिविटीज़ को विटनेस किया गया था, यानी देखा गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो इसलिए ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं बनेगा। बी ऑप्शन आइए देखते हैं। तो बी ऑप्शन है, गांधी जी इंस्ट्रक्टेड पब्लिक सर्वेंट्स टू रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज टू सपोर्ट द मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही आपका इनकरेक्ट है क्योंकि गांधी जी ने कभी भी रिजाइन करने के लिए नहीं कहा था। गांधी जी ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि डू नॉट रिजाइन बट डिक्लेयर योर
एलिजियंस टू द कांग्रेस, यानी कि आप सर्विस से रिजाइन नहीं करिए लेकिन आप कांग्रेस का साथ दीजिए इस लड़ाई में। तो इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें रिजाइनेशन की बात की गई है और इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। और चूंकि इनकरेक्ट पूछा था और बी ही इनकरेक्ट हो गया तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो सी और डी ऑप्शन है ये दोनों करेक्ट होंगे। तो उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू इंक्रीजिंग कम्युनल टेंडेंसीज ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स इंडियाज का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उस दौरान कम्युनल टेंडेंसीज को इंक्रीज करने में नीचे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको नीचे फैक्टर्स दिए गए हैं और आपको वही बताना है। तो फ्रेंड्स इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी या फिर गुरु गोविंद सिंह, इन सब को नेशनल हीरोज़ के रूप में ग्लोरीफाई करना ये कहीं ना कहीं एक रिएक्शन हो जाता है अनदर कम्युनिटीज़ में और उसके वजह से एक ये कारण हो गया। और फिर जैसे कई सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ, तो ये कम्युनल टेंडेंसीज़ को बढ़ावा देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चूँकि ब्रिटिशर्स ने ही हमारे यहाँ का हिस्ट्री को लिखा है और उनका पॉलिसी ही था डिवाइड एंड रूल, तो उन लोगों ने अपने यहाँ के इतिहास को कम्युनल रंग देने की कोशिश की है उन्होंने अपने इंडियन हिस्ट्री में। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कम्युनलिज्म इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द इंक्रीजिंग कम्युनल टेंडेंसीज ड्यूरिंग द इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपका ग्लोरिफिकेशन ऑफ महाराणा प्रताप, शिवाजी एंड गुरु गोविंद सिंह एज अ नेशनल हीरोज। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को नेशनल हीरोज़ के रूप में ग्लोरीफाई किया गया था, तो इससे कहीं ना कहीं कम्युनल टेंडेंसीज़ को बढ़ावा मिला था। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज रिलीजियस रिफॉर्म एंड रिवाइवल मूवमेंट्स फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम इन द 19th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कम्युनल टेंडेंसीज़ को बढ़ावा देने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट इज पेट्रोनेज इन द गवर्नमेंट सर्विसेज बाय ब्रिटिश to promote rivalry and discord among the different societies of different sections of the societies। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कम्युनल टेंडेंसीज ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 and 3 ऑल, यानी 1, 2 and 3 all the statements are responsible, या all these are the factors which are responsible for increasing the communal tendencies during the freedom struggle of India। तो इसलिए आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2 and 3। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following principles were accepted at all parties conference 1928। तो फ्रेंड्स 1928 में जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको एक्सेप्ट किया गया था। तो पहला है राइट्स ऑफ द नेटिव रूलर्स टू बी सिक्योर्ड। तो फ्रेंड्स ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है ऑल अपील्स टू द प्रिवी काउंसिल टू बी स्टॉप्ड। तो फ्रेंड्स सभी पार्टीज़ का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उन सब का एक डिमांड था कि आप एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कीजिए जो कि फाइनल कोर्ट होगा फॉर द अपील, और ये जो प्रिवी काउंसिल वाला सिस्टम है इसको बंद कीजिए। तो ये भी आपका सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए ये तीनों ही प्रिंसिपल्स जो हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में एक्सेप्ट किए गए थे, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 and 3 ऑल, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है Which of the following events occurred during the second phase of civil disobedience movement। तो फ्रेंड्स नीचे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि ये सभी में से कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो सेकेंड फेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, यानी CDM मूवमेंट्स का सेकेंड फेज में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खुदाई खिदमतगार सोसाइटी बाय खान अब्दुल गफ़ार खान। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो सेकंड फेज है CDM मूवमेंट का उसी दौरान खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा लीड किया गया था। अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इस खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को आप रेड शर्ट मूवमेंट से भी जान सकते हैं। पिछले वीडियो जो था हमारा मॉडर्न इंडिया पे वो शायद टेस्ट पेपर 6 था, जिसके डिस्कशन में ये खुदाई खिदमतगार के बारे में डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। आप उस वीडियो को देख करके आइए, आपको पूरा डिटेल में वहाँ पर डिस्कशन मिलेगा इसका खुदाई खिदमतगार मूवमेंट्स के बारे में। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है रिवोल्ट लेड बाय रानी
गैदिनेलू इन द नागालैंड। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो गैदिनेली रानी गैदिनेलू है, ये नागालैंड से इस रिवोल्ट को लीड किया था, सीडीएम को, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है रेफ्यूजल बाय गढ़वाली सोल्जर्स टू फायर ऑन द मास डेमोन्स्ट्रेशन इन पेशावर। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो गढ़वाली सोल्जर्स है उन्होंने, यानी कि अगर कहीं पर भी पब्लिक इकट्ठा है एक जगह पर, तो उन पब्लिक पर गोली चलाने से, गोली फायर करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है इट्स एम वाज टू ओवरथ्रो colonial rule and establish the Federal Republic of United States of India। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो मेन एम था, मेन मोटो था, वो यही था कि किसी भी तरह से कॉलोनियल रूल को यहाँ से हटाना है और फेडरल रिपब्लिक इस्टेब्लिश करना है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है इट्स मेंबर वेयर इन्वॉल्व्ड इन फेमस काकोरी कंस्पिरेसी 1925। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद एंड हसरत मोहानी। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि खिलाफत कमेटी जो है दैट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, ये सबने सुना भी होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी 1919। तो फ्रेंड्स गांधी जी खिलाफत कमेटी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1919 में, जिस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी। बाकी जो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे वो गांधी जी नहीं थे, वो सेठ सुल्तान थे। तो फ्रेंड्स गांधी जी जो है वो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी, यानी खिलाफत कमेटी के एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, और जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे सेठ सुल्तान। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेहरू रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट प्रोवाइडेड फॉर द डोमिनियन स्टेटस एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। आपको ये भी पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दिया गया था और उस जगह पर ये बात कही गई थी, यानी कि जो भी प्रोविंसेस में मुस्लिम माइनॉरिटी में होगा वहाँ पर मुस्लिम के लिए एक सीट को रिजर्व किया जाएगा, और इसमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है इट रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट है इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट है इट एग्रीड ऑन रिजर्विंग सीट फॉर मुस्लिम्स एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस वेयर दे वेयर इन मेजोरिटी। तो फ्रेंड्स ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता अगर ये मेजोरिटी की जगह माइनॉरिटी होता, यानी कि ये माइनॉरिटी है, मेजोरिटी नहीं, यानी कि इन्होंने इस चीज़ पर एग्री किया था कि हम उस सेंटर या प्रोविंसेस का सीट को रिजर्व कर देंगे जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में होगा, मेजोरिटी में नहीं। और यहाँ पर आपका मेजोरिटी लिखा हुआ है, इसलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और आपका आंसर बन जाएगा, आपसे करेक्ट पूछा गया था तो आंसर बन जाएगा 1 एंड 2, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया होम रूल सोसाइटी IHRS। तो फ्रेंड्स इंडिया होम रूल सोसाइटी के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट वाज फॉर्म्ड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा इन लंदन। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो इंडियाज़
होम रूल सोसाइटी था उनको लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था इन 1905। और फ्रेंड्स श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक स्टूडेंट के लिए एक हॉस्टल भी ओपन किया था वहाँ पर लंदन में ही, उनका नाम था इंडिया हाउस। तो ये दोनों ही काम 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है इट हेल्ड वीकली मीटिंग्स एडवोकेटिंग एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि वहाँ पर वीकली मीटिंग्स होता था इनका, जो इंडिया होम रूल सोसाइटी था उनका, और उसमें इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया के लिए एडवोकेट किया जाता था, यानी कि उनकी वकालत की जाती थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट है इट वाज फॉर्म्ड एज एन एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन टू द ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो सोसाइटी इंडिया के इंडिपेंडेंस का बात करेगा वो सोसाइटी या वो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश कमेटी का एसोसिएट कैसे हो सकता है? दिस वाज द राइवलरी टू द ब्रिटिश कमेटी, नॉट एसोसिएट। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। आंसर बन जाएगा 1 and 2 ओनली, यानी तीसरा आपका इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर अनाउंसमेंट वाज वेयर मेड ड्यूरिंग दिल्ली दरबार ऑफ 1911। तो फ्रेंड्स दिल्ली दरबार 1911 में कौन कौन से मेजर अनाउंसमेंट्स हुए थे उसके बारे में आपको नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो आप बताइए कि कौन कौन से मेजर अनाउंसमेंट दिल्ली दरबार ऑफ 1911 में हुए थे। पहला है द क्रिएशन ऑफ प्रीवी काउंसिल। तो फ्रेंड्स पहला ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो प्रीवी काउंसिल का क्रिएशन हुआ था दैट वाज हेल्ड ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1877, यानी कि दिल्ली दरबार 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें प्रीवी काउंसिल को क्रिएट करने की बात की गई थी। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। आपको जो पूछा गया है वो दिल्ली दरबार ऑफ 1911 की बात की गई है, तो इसलिए जो 1911 है उसमें एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो दिल्ली दरबार में ही निर्णय लिया गया था कि जो कलकत्ता में अपना राजधानी है, ब्रिटिश इंडिया का राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, तो वहाँ से उठा करके उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका भी करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया, सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट हुआ। आपसे करेक्ट ही पूछा गया था, तो आंसर बन जाएगा आपका 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपको नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इन दिस मूवमेंट अ ग्रेट एम्फेसिस वाज गिवन टू सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति। तो फ्रेंड्स स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेश का मतलब ही होता है अपना देश। तो फ्रेंड्स स्वदेशी मूवमेंट में सेल्फ रिलायंस या आत्मशक्ति की बात इनको काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस किया गया था। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है द मूवमेंट फेल्ड टू गार्नर द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम मैसेस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये स्वदेशी मूवमेंट का कहीं ना कहीं एक तरह से आप बोल सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही था कि इन्होंने मुस्लिम मास का सपोर्ट हासिल नहीं कर पाया था, यानी स्वदेशी मूवमेंट जो है मुस्लिम सपोर्ट नहीं गैदर कर पाया था। और इसका कई सारा रीज़न है, जैसे जो मुस्लिम मासेस हैं वो एक तरह से ईस्टर्न बंगाल में रहते थे और ईस्टर्न बंगाल के लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जाता है, सरकार के द्वारा उनको ध्यान नहीं दिया जाता है, वो मतलब जो भी डेवलपमेंट का वर्क है वो वहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए वो लोग जो है एक तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल से खुश थे कहीं ना कहीं, और इसलिए वो लोग स्वदेशी मूवमेंट में, और चूँकि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ ही हो रहा था, तो इसलिए वो उनका सपोर्ट गैदर करने में ये विफल रहा था एक तरह से। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट है देयर वेयर नो इंसिडेंसेस ऑफ कम्युनल वायलेंसेस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट। इसमें कम्युनल वायलेंस भी कई बार देखने को मिला था, और एक रीज़न ये भी है कि मुस्लिम मासेस का सपोर्ट गैदर नहीं कर पाया था स्वदेशी मूवमेंट। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें नो इंसिडेंसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस लिखा हुआ है, और यही आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें वायलेंसेस भी देखने को मिला था, और वो भी कम्युनल हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, आपसे करेक्ट पूछा गया है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है रिसेंटली द ट्रेम स्टेज नॉर्म्स वेयर अमेंडेड इन इंडिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ट्रेम स्टेज नॉर्म्स से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुआ है अभी हाल ही में, यानी तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्या हुआ, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट अनाउंस किया है, ठीक है। और वो अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, एमिशन नॉर्म्स से रिलेटेड है। जो एमिशन नॉर्म्स था उसमें कई सारे कन्फ्यूजन्स थे, तो उस कन्फ्यूजन को इस अमेंडमेंट में दूर किया जाना है। यानी कि ये जो है आपको बेसिकली जो एमिशन नॉर्म्स था अदर व्हीकल्स का, एक तरह से आप बोल सकते हैं रोड व्हीकल्स का और एग्रीकल्चरल मशीनरी व्हीकल्स का, तो उन दोनों में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। अब आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है ट्रेम स्टेज नॉर्म्स गवर्न द एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर हेवी वेट मोटर व्हीकल्स ऑपरेटिंग ऑन द रोड्स। तो फ्रेंड्स पहला ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि तो फ्रेंड्स CEV कह लीजिए या ट्रेम कह लीजिए, ट्रेम या CEV यानी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स। तो फ्रेंड्स इस अमेंडमेंट में जो भारत स्टेज 4 था और भारत स्टेज 5 था, इन दोनों को ट्रेम स्टेज 4 और ट्रेम स्टेज 5 से रिप्लेस किया गया है, और ये आपको एप्लीकेबल है ओनली टू द एग्रीकल्चरल मशीनरी, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गया या फिर पावर टिलर्स हो गया, और या फिर कई सारे हार्वेस्टर जो है तो मशीनर्स, उन सब से रिलेटेड है ट्रेम स्टेज नॉर्म्स। तो आपका ये जो ऑन रोड ऑपरेटिंग व्हीकल्स लिखा गया है ऑप्शन में, इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज दिस ट्रेम स्टेज नॉर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द ऑन रोड व्हीकल्स, इट इज़ रिलेटेड टू ऑफ रोड व्हीकल्स कह सकते हैं आप इसको, या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स कह सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल मशीनरी व्हीकल्स के लिए ये नॉर्म्स को लाया गया है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है दे आर रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज दिस ट्रेम स्टेज नॉर्म्स वाज रिलीज्ड बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नॉट द MOEFCC, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा नहीं रिलीज़ किया गया है। इसको रिलीज़ किया गया है, ट्रेम स्टेज नॉर्म्स को रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द अंडरग्राउंड एक्टिविटी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो फ्रेंड्स क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कौन कौन से लोग अंडरग्राउंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला है अरुणा असफ अली, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है सुचेता कृपलानी। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही लोग अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, इसलिए आपका तीनों ही आंसर होगा। और उस दौरान हुआ क्या था कि जो भी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थे उनको 3 कैटेगरीज में, या आप कह सकते हैं 3 स्ट्रीम्स में उनको चैनलाइज्ड किया गया था, जिसमें से जो जयप्रकाश नारायण थे उनको रेडिकल ग्रुप में रखा गया, और जो अरुणा असफ अली जी हैं पहला ऑप्शन में, उनको सेंट्रिस्ट ग्रुप में, और जो सुचेता कृपलानी है थर्ड स्टेटमेंट आपका, उसको गांधीयन ग्रुप में रखा गया। तो इसलिए आपका तीनों ही लोग जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्पिरेसी केस इज रिलेटेड टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। यानी कि ये जितने भी कंस्पिरेसी केसेस नीचे दिए गए हैं, आपको पूछा गया है कौन कौन से कंस्पिरेसी केसेस जो हैं वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है मेरठ कंस्पिरेसी केसेस। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो मेरठ कंस्पिरेसी केस था 1929 का, दैट इज रिलेटेड टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज कानपुर कंस्पिरेसी केस। तो फ्रेंड्स कानपुर कंस्पिरेसी केस भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के द्वारा से रिलेटेड था, इसलिए सेकंड भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जो थर्ड है अलीपुर कंस्पिरेसी केस। तो फ्रेंड्स अलीपुर कंस्पिरेसी केस 1908, ये आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। इसको आप अलीपुर कंस्पिरेसी केस को आप मानिक टोला बॉम्ब कंस्पिरेसी केस भी के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर मुरारी पुकुर कंस्पिरेसी केस के नाम से भी जान सकते हैं। चूँकि मानिक टोला एक जगह है, वहाँ पर एक बॉम्ब कंस्पिरेसी के रूप में इसको जाना जाता है। वीरेंद्र घोष वगैरह इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसलिए आपका जो अलीपुर कंस्पिरेसी केस है वो आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। फोर्थ है पेशावर कंस्पिरेसी केस। तो फ्रेंड्स पेशावर कंस्पिरेसी केस भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 4। 3 जो है आपका वो कंस्पिरेसी केस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बाकी 1, 2 एंड 4 आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द अबव स्टेटमेंट्स, यानी कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं उससे किसी क्रॉप को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो आपसे पूछा गया है वो किस क्रॉप का डिस्क्रिप्शन जो ऊपर तीनों स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ कमर्शियल क्रॉप दैट रिक्वायर्स हाई मॉइस्चर रिटेंशन। तो फ्रेंड्स जितने भी ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको काफ़ी हाई मॉइस्चर रिटेंशन की ज़रूरत होती है, तो वो सब भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसका सेकंड है सुविन, सुजाता एंड कर्नक आर इट्स नॉन वेराइटीज़। तो फ्रेंड्स इसके वेराइटीज़ ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जिसके वेराइटीज़ का नाम है ये सुविन, सुजाता एंड कर्नक, तो ये भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। थर्ड है रिसेंटली इंडिया रिलीज्ड इट अंडर द ब्रांड नेम कस्तूरी। तो फ्रेंड्स अगर आपको करंट अफेयर के बारे में पता होगा तो उससे आप आंसर कर सकते हैं कि कौन से ऐसे क्रॉप हैं जिनको ब्रांड नाम कस्तूरी दिया गया है, यानी कि उसके ब्रांड का नाम दिया गया है कस्तूरी, तो उस बेसिस पर आप आंसर कर सकते हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है आपको वो, तो फ्रेंड्स ये तीनों ही स्टेटमेंट मिल के कॉटन फाइबर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका है कॉटन फाइबर को हाई मॉइस्चर रिटेंशन का ज़रूरत होता है, यानी इसके, और ये एक कमर्शियल क्रॉप भी है, और इनका जो वेराइटीज़ है सुविन, सुजाता और कर्नक, ये इनके वेराइटीज़ का नाम है। और जैसे ये सुविन है तो फ्रेंड्स ये सुविन जो है सुजाता और विंसेंट का क्रॉस ब्रीड होता है, और इसलिए इसका नाम सुविन पड़ा है, क्योंकि सुविन से सुजाता का SU लिया जाता है तो, और विंसेंट का VIN लिया जाता है तो सुविन बन जाता है, और चूंकि ये क्रॉस ब्रीड है इन दोनों का इसलिए इनका नाम सुविन है, यानी कि एक वैरायटी इसका जो है वो सुविन भी होता है। तो सुविन, सुजाता और कर्नक ये सभी किसके वैरायटीज़ हैं? कॉटन फाइबर के। और थर्ड स्टेटमेंट है रिसेंटली इंडिया रिलीज्ड इट अंडर द ब्रांड नेम कस्तूरी। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने इनका ब्रांड नेम लॉन्च किया गया है, उनके द्वारा ब्रांड नेम इनका लॉन्च किया गया है कस्तूरी। तो इसलिए आपका आंसर बन जाता है कॉटन फाइबर, जो कि आपके ऑप्शन सी में मेंशन्ड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 17। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द ऑब्जेक्टिव्स और आइडियाज़ बिहाइंड द इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड गुड्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट्स। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश मेड गुड्स का जो हम लोग बॉयकॉट कर रहे थे उसके पीछे क्या रैशनल था हमारा, यानी उनको बॉयकॉट करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, उसको आपसे पूछा गया है। नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है स्वदेशी प्रोडक्ट्स वुड इंकरेज इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि स्वदेशी प्रोडक्ट अगर आप फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे तो स्वदेशी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेगा, और स्वदेशी प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा तो स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करेगा वो, और दैट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज इट वुड एक्ट एज एन इफेक्टिव वेपन फॉर इंज्योरिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, और चूँकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर मार्केटिंग करने, अपना सामान बेचने के लिए काफ़ी वो लोग ब्रिटिश मेड गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे थे इंडिया में, यानी उनका वो एक लक्ष्य बन गया था, और उनको ही अपन बॉयकॉट कर देंगे तो ये एक इफेक्टिव टूल साबित होगा ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट को एंजॉय करने का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है तो कांग्रेस कुड गेट लिबरल फंड्स फ्रॉम इमर्जिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस का इनकरेजमेंट होता तो उससे कांग्रेस को फंड्स भी मिल सकता है, और दैट विल स्ट्रेंथन द कांग्रेस इन द स्ट्रगल, या कह सकते हैं इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ऐसा माना जाता था, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, और आंसर बन जाता है आपका 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स मूवमेंट। तो फ्रेंड्स प्रिंसली स्टेट मूवमेंट्स के बारे में आपको नीचे 2-3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है The Chamber of Princes was established under the provisions of Government of India Act 1909 to advise the British on matters relating to the princely states। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है, तो फ्रेंड्स चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को रॉयल प्रोक्लेमेशन के द्वारा 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था, यानी इसका
जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का इस्टेब्लिशमेंट है उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंड आफ्टर दिल्ली दरबार ऑफ 1911। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, यानी कि ये 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था, यानी इसको दिल्ली दरबार के बाद नहीं बल्कि ये नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद इसको फाउंड किया गया था। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। और थर्ड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड दैट princely states representatives to federal legislature were to be elected by limited franchises। तो फ्रेंड्स कांग्रेस यही तो चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा नॉमिनीज़ को भेजा जाता है फेडरल लेजिस्लेचर में, वो नॉमिनीज़ के भेजने की जगह आप इलेक्ट करके भेजिए बाय यूजिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसीलिए, और ये चूँकि प्रोविजंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया गया था, और इसमें सिर्फ यही प्रोविज़न था कि नॉमिनीज़ को ही प्रिंसली स्टेट्स भेजेंगे, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा, तो फ्रेंड्स तीनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हो गए, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, नन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भीमराव रामजी अंबेडकर। तो फ्रेंड्स BR अम्बेडकर के बारे में आपको नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट्स, और इनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, पता तो होगा ही। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट है He organized All India Depressed Classes Congress in 1930 with a clear anti-Congress agenda। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1930 में इन्होंने इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें इन्होंने क्लियर कट एंटी कांग्रेस एजेंडा इनका था डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस ऑर्गेनाइज करने का। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फ्रेंड्स जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तो इन्होंने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही राउंड टेबल यानी तीनों ही RTCs में पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट इज ही डिड नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है, थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि BR अम्बेडकर थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, और ऐसे कई सारे लोग थे जैसे हिंदू महासभा थे, उन्होंने भी इस क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करने वाले में से BR अम्बेडकर हो गए, हिंदू महासभा हो गए और मुस्लिम लीग हो गए। ये तीनों लोग क्विट इंडिया मूवमेंट का अपोज कर रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है ही फाउंडेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी टू मोबिलाइज द पुअर एंड द अनटचेबल्स। तो फ्रेंड्स फोर स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए आपका यानी कि चारों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली एग्रीड टू सेटअप एन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। तो फ्रेंड्स ये एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करने के लिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिसीजन लिया है या फिर इस डिसीजन पर एग्री किया है, तो वो है तमिलनाडु स्टेट में इन्होंने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करने का निर्णय लिया है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी WPP। तो फ्रेंड्स वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के बारे में आपको नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है ऑल कम्युनिस्ट वे आर द मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी था उसमें सभी कम्युनिस्ट इसके मेंबर थे, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ WPP यानी वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी वाज टू अचीव सोशलिज्म rather than complete independence from British rule। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो WPP था वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, इनका सोशलिज्म एक गोल तो था ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म पहला गोल था। फ्रेंड्स इसका जो फर्स्ट गोल था, तो फर्स्ट गोल वाज टू अचीव द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और सोशलिज्म तो एक गोल था ही, तो लेकिन पहला गोल क्या था कि पहले हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाना है, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें उल्टा लिख दिया गया है। तो आंसर बन जाएगा आपका 1 ओनली ऑप्शन ए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वराजिस्ट। तो फ्रेंड्स स्वराजिस्ट के बारे में आपको नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है द प्रो चेंजर्स बिलीव्ड इन द कंसंट्रेशन ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड कंटिन्यूएशन ऑफ बाइकआउट एंड नॉन कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रो चेंजर यानी प्रो चेंजर का मतलब क्या हुआ, जो चेंज चाहता है, यानी कि वो जो भी चीज़ कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है उसमें बदलाव चाहता है, वो कभी भी कंटिन्यूएशन नहीं चाहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूएशन ऑफ बॉयकॉट। तो फ्रेंड्स जो प्रो चेंजर्स हैं वो उसमें बदलाव चाहेंगे, कभी भी वो कंटिन्यू नहीं करेंगे जो चीज़ पहले से चला आ रहा है, तभी तो उनको प्रो चेंजर कहा गया है। तो यानी और ये जो प्रो चेंजर्स थे, एक प्रो चेंजर्स थे, एक नो चेंजर्स थे। तो प्रो चेंजर्स जो थे वो बदलाव चाहते थे, वो चाहते थे कि इस बॉयकॉट को रोक दिया जाए ताकि जो इंडियंस हैं उनका काउंसिल में एंट्री हो सके और वहाँ पर वो उनके पॉलिसीज़ को अपोज कर सके और उनके पॉलिसीज़ को एक्सपोज कर सके। तो इसलिए ये प्रो चेंजर्स का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर दिया गया है ये इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इज नो चेंजर्स प्रेफर टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एंड और मेंड द काउंसिल। तो फ्रेंड्स ये नो चेंजर्स का नहीं, ये था प्रो चेंजर्स का गोल, और जो प्रो चेंजर्स का लिखा गया है वो था नो चेंजर्स का। यानी नो चेंजर्स जो थे वो कोई भी चेंज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो बॉयकॉट चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे, उनको काउंसिल एंट्री से कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट में जो डिस्क्रिप्शन लिखा गया है वो नो चेंजर्स का लिखा गया है, और सेकंड स्टेटमेंट में जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज अ प्रो चेंजर्स, यानी ये उल्टा पिल्टा लिख दिया गया है। ऐसे आप कर सकते हैं ये समझने के लिए। तो आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट है स्वराजिस्ट पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द टेनेंट्स काउज मोस्टली मुस्लिम्स अगेंस्ट जमींदार इन बंगाल। तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3 ओनली, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो है वो उल्टा पुल्टा था, तो आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर बन जाएगा 3 ओनली, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 इज अर्जुन भीष्म एंड स्प्रूट समटाइम्स सीन इन न्यूज़। तो फ्रेंड्स आपको पूछा गया है अर्जुन भीष्म एंड स्प्रूट्स, इनको अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, ये क्या है। तो फ्रेंड्स दीज आर द बैटल टैंक्स, अर्जुन भीष्म एंड स्प्रूट्स दीज आर द बैटल टैंक्स, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कराची सेशन 1931। तो कराची सेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1931, क्योंकि इसमें आपको इकोनॉमिक रिजोल्यूशंस से रिलेटेड इकोनॉमिक रिजोल्यूशन को पास किया गया था और फंडामेंटल राइट्स को पहली बार कराची सेशन में पास किया गया था। तो इसलिए ये एक सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस सेशन को हेड किया गया था। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट वाज अ स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस टू इंडोर्स गांधी इरविन पैक्ट। तो फ्रेंड्स इस सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को भी इंडोर्स किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट जैसा कि अभी आपको मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके हेड इस सेशन को हेड किया था, यानी इस सेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड बोथ करेक्ट, आपसे करेक्ट ही पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। और फ्रेंड्स ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 से 50 है 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग 4 पार्ट में इस टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ये इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। और एक बार आपसे फिर गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है रिसेंटली इन इंडिया डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI वाज रिलीज्ड बाय। तो फ्रेंड्स ये जो डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है अभी उसको हाल ही में नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग का एक डिपार्टमेंट है उनके द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो आपका आंसर तो ऑप्शन बी में दिख रहा है कि आंसर तो नीति आयोग ही होगा। इसके कुछ और भी चीज़ें आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे है दैट वाज कंडक्टेड बाय द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस DMEO विच इज़ अंडर द नीति आयोग, इन्होंने ही इसको जारी किया था। नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज़ किया गया, यानी कि ये जारी किया गया। और ये जो सर्वे है इनका इवैल्यूएशन टोटल 6 मेजर थीम्स पर बेस्ड है। तो वो थीम्स आप जान लीजिए। फर्स्ट इज़ डाटा जनरेशन, सेकेंड इज़ डाटा क्वालिटी, थर्ड इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ इज़ डाटा एनालिसिस, फिफ्थ इज़ यूज़ एंड डिससेमिनेशन एंड लास्ट इज़ डाटा सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स इन 6 मेजर थीम्स पर को इवेलुएट करके ये सर्वे को रिलीज़ किया गया था नीति आयोग के द्वारा।
तो फ्रेंड्स इसके आगे 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।